नमस्कार, मैं हूँ आरती यादव। आप देख रहे हैं विजनरी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर विगत 6 वर्षों में जो बदलाव आया है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, वो अपने आप में तमाम राज्यों के लिए नजीर बन चुका है। अभी 10 मार्च को ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है पूरे देश में। तो ये किस तरह से हुआ है और आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ संभावनाएं लॉ एंड ऑर्डर के तहत विकसित होंगी, यहाँ के निवासियों के लिए क्या कुछ विकास की नई संभावनाएं, उन्नति की नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे आज हम हमारी इस खास टॉक शो में। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं अर्चना पांडे जी, जो कि एमएलए हैं छिबरामऊ कन्नौज से और पूर्व मंत्री भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्चना जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आप एक महिला विधायक हैं और काफी आपका जो जीवन है वो उत्तर प्रदेश में बीता हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से देखा है इस बीच। तो एक लंबा समय रहा है जब क्राइम की टॉप लिस्ट में यूपी का नाम रहा करता था। 2023 की 10 मार्च की तारीख अपने आप में ऐतिहासिक हो गई। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। ये असंभव सा लगता था, संभव हो गया। तो कैसे इस ऐतिहासिक बदलाव को आप देखती हैं, कैसे हुआ ये? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि मैं बहुत बचपन से राजनीति कर रही हूँ। मेरे पिताजी भी इसी विधानसभा से 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया, संगठन में भी कई दायित्वों पर रहे और मैं उनके साथ से उनके सहयोगी के रूप में काम कर रही हूँ। दूसरी बार मैं भी विधायक हूँ। लेकिन जो आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसमें सच्चाई यही है कि जथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होते हैं वैसा ही सेटअप बनता है, वैसे ही उनका तंत्र काम करता है। तंत्र राजा की मानसिकता के आधार पर चलता है। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके आधार पर वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आज उसी की परिणति के रूप में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक नई छवि के साथ उभरा है। इसको कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और जो 10 मार्च को आप जो रिपोर्ट की बात कर रही हैं, उस रिपोर्ट में जो महिलाओं के लिए जिस तरह से आया है कि जो उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध में जो कमी आई है और नंबर 1 पर आया है, वो वास्तव में हम सब के लिए बहुत सुखद क्षण है। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी सभी महिला शक्ति की तरफ से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज उत्तर प्रदेश को यहाँ पर लाकर खड़ा किया और आज हम बहनों का, हम बेटियों का, हम माताओं का इतना जो सम्मान बढ़ा है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूँ। जी बिल्कुल। और पिछले मानसून सत्र की बात करें तो योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में एक दिन महिलाओं के नाम किया और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ। लगभग इस बात को अगर हम कहें तो 6 महीने होने को है। तो एक महिला विधायक होने के नाते आप कैसे देखती है कि इसका जो असर है वो क्षेत्रीय स्तर पर आपको कैसे देखने को मिल रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस दिन हम सब लोगों के लिए ये तय हुआ कि आज केवल और केवल सदन में माननीय महिला विधायकों को आज अवसर मिलेगा और वो पूरे दिन बोलेंगी, उस दिन हम सब लोगों को बहुत गर्व की अनुभूति हो रही थी। कहीं न कहीं कभी ऐसा होता है कि हम में से कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपनी बात कहने में संकोच करती हैं, लेकिन जब ये तय हो गया, एक निर्णय हो गया कि इसमें सिर्फ बहनों को ही बोलना है, महिला शक्ति को ही बोलना है, तो हम सब ने मिल करके एक अच्छी तैयारी की और बहुत बहुत अच्छे तरीके से सब बहनों ने, सब माननीय महिला विधायकों ने अपने विषय को रखा। और जब हम सब लोग अपना कोई विषय सदन में रखते हैं तो क्षेत्र में भी, हमारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी, हमारी जनता को भी, हमारे कार्यकर्ता को भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे माननीय विधायक ने सदन में इस तरीके की बात रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का उदाहरण अपने आप में बना कि आज का दिन केवल बहनों के नाम, सदन में केवल महिला विधायकों के नाम ये जो बना,
ये वो भी हम सब के लिए एक बहुत सुखद अनुभूति रही, सुखद अनुभव रहा। और वैसे तो जैसे आज आप पूछ रही हैं, उस दिन भी सदन में बहुत से पत्रकार बंधु थे जो बार बार इस विषय पर पूछ रहे थे कि आज का दिन आपका है, आज का दिन आपका है, अर्चना जी कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा कि ये बात ठीक है कि आज सदन में हम लोगों का आज दिन है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जो महिला का ना हो। हर दिन महिला का होता है, हर दिन महिला का होता है, हर सुबह महिला की होती है, हर शाम महिला पर होती है। तो आप देखिए, जीवन की शुरुआत है, जीवन की शुरुआत होती है, तो सृष्टि का आरंभ जो लेकर के, वैसे ही मुझे लगता है हर दिन बहनों का है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि सदन में जो हम सबको अवसर दिया गया वो अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति थी और हम सब ने उस दिन को बहुत बहुत सराहा, उसको खूब हम सब लोगों ने मिलकर के जिया है। ऐसा लग रहा था कि आज ये बिल्कुल हम सब के लिए ही दिन बना है। वैसे तो अर्चना जी, महिलाओं के लिए सुरक्षा हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि अब सुरक्षा को लेकर महिलाओं को बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अब वो उनके जो मुद्दे हैं वो सुरक्षा से हटकर थोड़े बदल गए हैं। जैसे अब वो अपने बेहतर करियर के बारे में सोचती हैं, बेहतर एजुकेशन के बारे में सोचती हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना है उन्हें तो वो किस तरह से लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, क्या स्किल सीख सकती हैं। अब उनका फोकस इस तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया है। तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं काफी ऐसी महिलाएं हैं जो बेहतरीन काम कर रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। तो प्रदेश की वो बेटियां जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, कुछ बड़ा करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ वो उठा सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण आत्मबल के ऊपर चलता है और वातावरण के ऊपर चलता है। ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश को मिला है पहली बार, जिसमें बेटियों को लगने लगा कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देखिए, सुरक्षा एक भाव है और उस भाव को किस तरीके से मजबूती देने का काम किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अपने निर्णयों से, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से ये हम सब के अंदर एक आत्म संतोष हुआ कि आज रात के 11 बजे भी वो हम सब लोग, हमारी बहन बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी महिलाएं शादियों से कितना भी ज्वेलरी पहनकर निकल कर आती हैं, लेकिन उनको कोई भय नहीं लगता है। जैसा कि आपने कहा, पहले कॉलेज से बच्चियां चलती थी तो उनको लगता था कि कोई रास्ते में हमको कोई सौदा छेड़ सकता है, कोई फक्तियां कर सकता है। लेकिन आज सबको मालूम है, एक योगी नाम एक ऐसा हो गया है जिसको इस बात का प्रतीक मान लिया गया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भी किसी प्रकार की कोई गलती करेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा और विशेष तौर पर बहन बेटियों के प्रति जरा सी भी चूक हुई तो उसको बहुत दंड मिलेगा। ये एक भाव जो दे दिया, उस भाव के कारण अपने आप में एक आत्मबल हमारी महिला शक्ति के अंदर आया है, जिससे आज पूरे उत्तर प्रदेश की बहनें निरंतर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसा मैं और आप सब लोग देख रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की रही, तो पहले तो 14 से ही शुरू करते हैं। भारत सरकार का एक सबसे बड़ा निर्णय जो आया कि घर घर में शौचालय होना चाहिए, ये महिलाओं के लिए एक अपने आप में अनूठी पहल थी। आपको याद होगा, हम सब ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो ग्रामीण अंचल में जिस तरह से बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था और उनके आत्मसम्मान को क्या ठेस लगती थी उस समय, जब सड़क के किनारे इस तरीके से वो बैठी होती थी और वहां से कोई गाड़ी निकलती थी और उनके ऊपर जब हेडलाइट पड़ती थी तो क्या दशा होती थी। लेकिन आज ये सब नहीं है। तो शौचालय की जब शुरुआत की तो किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति भी लोगों ने क्या क्या बातें नहीं कही थी, लेकिन आज वही शौचालय हम सब के लिए एक ऐसी चीज बन गया है। जब गांव में जाती हूँ तो बहनें, जिस ढंग से आप गांव में जाइए तो आपको कहीं पर भी वो गंदगी नहीं दिखाई पड़ती, उस तरीके का वातावरण नहीं दिखाई पड़ता। तो पहली शुरुआत तो वहां से हुई। और उत्तर प्रदेश में महिला सामर्थ्य योजना है, जिसमें 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे स्थानीय संसाधनों के आधार पर आप अपना
कोई छोटा मोटा जीवन कोई उद्योग कर सकते हैं अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए। ओडीओपी योजना में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर भी हम लोग महिलाएं जो छोटा मोटा काम करके अगरबत्ती बनाकर, बैग बनाकर, जो छोटे छोटे पापड़ बनाकर, अचार बनाकर, दाल की मगौड़ी बनाकर कैसे काम कर सकते हैं। और आज समूह के माध्यम से भी जो ग्रामीण अंचल में समूह के माध्यम से आप सोचिए हमारे जनपद में कम से कम कई हजार समूह काम कर रहे हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार लाने में वो हमारी बहनें पूरी तरह से सक्षम हो गई हैं, समर्थ हो गई हैं। कौशल विकास के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टार्टअप में भी करियर संवारने के लिए उनको तमाम तरह के अवसर दिए जा रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज में भागीदारी, हर योजना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जिस ढंग से बहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है, उससे बहुत आत्मसंतोष, आत्मबल, हम सबको अपने अंदर एक स्वाभिमान की अनुभूति हो रही है कि हम सब भी अब कुछ कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश आज के समय में सुरक्षा के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफी बेहतर है और बल्कि दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बनता जा रहा है, दूसरे राज्यों के लिए। पर फिर भी यहाँ पर हम एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी अप्रिय परिस्थिति में कोई महिला है, उसे त्वरित शिकायत करनी है, किसी समस्या का त्वरित समाधान चाहिए, तो वो किन किन हेल्प सेंटर से मदद ले सकती है? देखिए, एक तो हमारे यहाँ 1090 1090 एक ये केवल स्पेशल महिला हेल्पलाइन है जो त्वरित एक्शन लेती है, त्वरित वहां पर पहुंचते हैं, तुरंत बात करते हैं, सुनते हैं। 112 112 नंबर है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर है प्रत्येक जनपद में, एक छत के नीचे सभी महिलाओं की सभी समस्याओं के समाधान के लिए ये बनाए गए हैं। प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई जिसका हम ही सब लोगों ने, हमारे यहाँ हमारे सभी महिला विधायकों ने, हम लोगों ने उद्घाटन किया। आज उस हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बैठी है। कई बार होता था हमारी बेटियां अपनी संकोच में कोई बात घर पर नहीं बता पाती थी और थाने जाने से डरती थी, लेकिन आज जब महिला हेल्प डेस्क पर एक उन्हें बहन ही बैठी दिखती है तो वो निसंकोच जाकर के वहां अपनी बात कह लेती हैं, अपनी समस्या बताती हैं। और मैं या हम सब लोगों को भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम सब लोगों को भी ये कहीं न कहीं से निर्देश है कि हम सब लोग भी महिला हेल्प डेस्क जो बनी है उसको समय समय पर जाकर के मिलते हैं, देखते हैं कितनी शिकायतें आई, किस तरीके की शिकायतें आई, कहीं कोई कहीं शिकायतों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है किसी थाने में, तो उस थाने में बैठकर बात करते हैं। तो हम सब लोग मिलकर के इस तरीके का एक वातावरण बनाने में लगे हैं कि कहीं पर भी किसी बहन को, किसी बेटी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, कोई उनको इस तरीके की अनुभूति न हो कि कहीं पर भी वो असुरक्षित हो। अब जो कि आप एक महिला विधायक हैं और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बातचीत में जाना कि आप कैसे बचपन से ही राजनीति से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे प्रदेश की वो महिलाएं जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरह से राजनीति में अपना भविष्य देख सकती हैं और अपने कंट्रीब्यूशन से प्रदेश का नया भविष्य देख सकती हैं? जी, मैं जिस विधानसभा से हूँ बहुत ग्रामीण अंचल से आती है, बहुत बड़ी विधानसभा है। मेरे यहाँ बहुत जनसंख्या है। मेरी विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं, 2 नगर पालिका है, 3 नगर पंचायत हैं, काफी बड़ी जनसंख्या भी है। बहुत छोटी जगह, बहुत वैसे ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है, लेकिन मेरी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। मैंने वहीं से बीए किया, अंग्रेजी साहित्य से एमए किया और उसके बाद आप जानते हैं जिस समय मैं अंग्रेजी साहित्य से एमए करके निकली थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उस समय पर नौकरी बहुत सरलता से मिलती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में हमेशा ये लगता रहा कि नहीं, राजनीति में काम करना चाहिए। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। आज माँ पिता दोनों नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं का काम कर रही हूँ। मैं बचपन से देखती आती थी कि जब कोई बहन राजनीति में काम करती है तो उसको तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
चाहे समाज में, चाहे परिवार में। लेकिन आज का अवसर अब मैं देखती हूँ, और विशेष तौर पर मैं बचपन से देखती आ रही कि भारतीय जनता पार्टी में बहनों के लिए काम करना बहुत 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 सम्मानजनक है। हमारे यहाँ आज भी आधी रात को जब हम बहनें काम करके पार्टी का या किसी स्तर का काम करके जब हम लोग निकलते हैं, तो एक दूसरे से सब पूछते हैं, दीदी आप कैसे जाओगी, आपको कहाँ छोड़ना है, आपके यहाँ से कौन आया है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा, बहुत अपार संभावनाएं हैं यहाँ काम करने की, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मैं राजनीति में काम करने के लिए अपनी बहनों से कहूंगी कि देखिए, ये एक ऐसा सुंदर कालीन है, राजनीति एक ऐसा सुंदर आसमान है, एक इतना विस्तृत आसमान है, विस्तृत गलीचा है, कालीन है, जिसको अगर खाली छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से उस पर गंदे लोग ही आएंगे। तो व्हाई नॉट बी, हम सब लोग मिल करके, हम सब लोग भी, राजनीति अपने आप में कुछ है ही नहीं, राजनीति तो जैसे हाथों में चलती जाती है वैसी होती जाती है। आज आप देख लीजिए, भगवा वस्त्रधारी राजनीति में किस ढंग से काम कर रहे हैं। आज एक माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, तो राजनीति में काम करना अपनी मनोभावना पर निर्भर करता है कि राजनीति को किस दृष्टि से देखकर हम काम करें। हम तो हर बहन से मैं तो यही कहना चाहूंगी, जिसको जरा भी समय और जिसके परिवार की परिस्थिति, जिसको ये अवसर मिले, उसको अवश्य राजनीति में काम करना चाहिए। ये भी देश की और जनता जनार्दन की सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अर्चना जी, जिस तरह से ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का दबदबा उत्तर प्रदेश में बना है, उससे आपको किस तरह से लगता है कि विकास में इसकी भागीदारी क्या और कितनी है, और आने वाले भविष्य में किस तरह से होगी? किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा एक स्टेप यही होता है कि विकास तभी संभव है, विकास तभी संभव है कि जब जहां से 100 रुपया भेजा जाए और वो वहां तक 100 रुपया पहुंचे, न कि 100 रुपए का जब 70 रुपए पहुंचेगा। इतने कट ऑफ के साथ जब पैसा पहुंचेगा तो विकास की दर हमेशा कम होती ही जाएगी। और इससे पहले की सरकारों में ये चलता रहा, लेकिन आज जीरो टॉलरेंस की नीति जब उत्तर प्रदेश सरकार में है, आज उसी का परिणाम है कि आप गांव में जाइए, आप सड़कें देखिए। गांव में जब हम लोग पहले जाते थे तो जो सबसे खंडहर बिल्डिंग दिखाई पड़ती थी उसको गांव का प्राइमरी स्कूल माना जाता था। लेकिन आज गांव में प्रवेश करने के बाद जब आप देखेंगे तो जो सबसे सुंदर, उसमें हरे भरे पौधे भी लगे हैं, सुंदर से रंगी पुती भी है, बच्चे शालीनता के साथ बैठे पढ़ रहे हैं, इवन अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म इतनी सुंदर है, अध्यापक समय से पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तभी संभव हो पाई जब वहां से जितना भेजा गया उतना वहां तक आया, उतने का सदुपयोग हुआ, उतना लगा, तभी ये संभव हुआ। आज जैसे मैं आज एक कूड़ा निस्तारण केंद्र का उद्घाटन करके आई तो मैं देख रही थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज उत्तर प्रदेश में 5,000 की आबादी से ऊपर वाले हर गांव में ऐसे केंद्र बन रहे हैं जिनमें सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, इस तरीके की तमाम चीजें, और बाकायदा इसको कितने लोगों की सुपरविजन में बनाया जाता है, कैसे इसकी चिंता की जाती है। तो ये सब तभी संभव हुआ जब पूरी ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। तो विकास की यात्रा में कहीं न कहीं जब तक हम जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएंगे तब तक विकास की यात्रा अधूरी होगी। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश अपनी गति से दौड़ रहा है। जब आज दुनिया के लोग आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का सपना हो गया है कि मैं उत्तर प्रदेश में काम करूं, क्योंकि पहले उनके लिए उत्तर प्रदेश में काम करना एक चुनौती थी, अब आज उत्तर प्रदेश में काम करना एक अवसर है। तो आज ये सब चीजें जो हुई हैं, ये बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। आज उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, अगर इसी ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन सहयोग करती रही, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन हम सब पर विश्वास जताती रही, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में अपनी आस्था बनाए रखी, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक वो प्रदेश बन करके खड़ा होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश को अपने आप में संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई सारे देशों की इतनी आबादी नहीं होती जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है। 24-25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश को आज जिस ढंग से जो विकसित हुआ है,
मैं तो देखती हूँ कि आज कहीं न कहीं हम भारत में सबसे अच्छे प्रदेश के रूप में तो उभरेगा ही उभरेगा। लेकिन कभी-कभी तो अभी मेरे यहाँ एक कुछ फॉरेनर्स आए थे, तो बात कर रहे थे, तो कह रहे थे बहुत सी चीज़ें मुझे अभी अमेरिका में नहीं दिखती जो आपके भारत में दिखने लगी। मैंने कहा बहुत सी चीज़ें जो आपको अमेरिका में नहीं दिखती, धीरे-धीरे आपको देखना वो भारत के साथ-साथ हमारे यूपी में बिल्कुल अलग से दिखेंगी। तो मुझे तो लगता है कि यूपी मेरे देश का एक सबसे अच्छा प्रदेश बन कर के निश्चित रूप से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से सीएम योगी एक्शन लेते हैं वो एक मॉडल बन चुका है। दूसरे प्रदेश ही नहीं दूसरे देश भी उनके इस मॉडल को अपना रहे हैं। ये बात कई बार खबरों में सामने आई है, सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिएक्शंस में ये बात सामने आई। तो ऐसे में आने वाला जो उत्तर प्रदेश का भविष्य उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। पहले कोई आता था तो उसको लगता था कि हम काशी में जाएँगे तो वहाँ पता नहीं कितने लोगों से कैसे संपर्क होगा, कहाँ जाएँगे। आज कोई भी कहीं से आता है, मैं देख रही हूँ कि जिस काशी में, जिस बनारस में पहले कम लोग आते थे। पहले महीने में कहीं 1 लाख लोग आते थे, आज दसियों लाख लोगों का आवागमन बढ़ा है। ये सब कारण केवल इसका उतना यही है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, कहीं किसी प्रकार का लोगों को भय नहीं है। तो भयमुक्त वातावरण जो दिया गया और जो उनको सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में हम कहीं भी चले जाएं, किसी प्रकार से हमें कोई खतरा नहीं है। तो ये जो भाव उनके अंदर पनपा है, ये टूरिज्म ही नहीं, हर क्षेत्र में, हर दिशा में इसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, सभी के योगदान से ही प्रदेश का, देश का नया इतिहास, नया भविष्य गढ़ा जा सकता है। और आज की इस खास चर्चा में आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़ी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं हमारा प्रदेश जिस तरह से देश की धड़कन बनकर आगे बढ़ रहा है, नई ऊंचाइयों पर न सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश को लेकर जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ आज के इस टॉक शो में आपसे चाहेंगे दोस्तों यहीं पर इजाजत। फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए विजनरी योगी। नमस्कार।